चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10 और 12 के बाद में इंटरस्टेट सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सप्लाई होती है उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। तो सेक्शन 7 के रिलेवेंट हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 supply of goods where the location of the supplier and place of supply are in two different states। तो देखो पहले इन्होंने ये बताया कि सेक्शन 10 में और 12 में कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। सबसे पहले हमें ये क्लैरिफाई किया। जब हमें ये पता चल गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है और लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हमें पता ही है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर अलग अलग स्टेट में है तो वहां पर इंटर स्टेट सप्लाई का आईजीएसटी लगेगा। तो उसके लिए जरूरी है हमें कि हमें ये पता हो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। इन्होंने ये नहीं कहा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अलग अलग स्टेट में है, तो ऐसा नहीं बोला। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने कई जगह करा था कि अनरजिस्टर्ड, कई जगह हमने देखा अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है और हम लोगों को उसका एड्रेस नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं सप्लायर की लोकेशन को ही मान लेते हैं। तो उस सिचुएशन में सप्लायर की लोकेशन को ही मान लिया जाएगा। तो सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है और सप्लायर की लोकेशन से वही है, वहीं की वही है, तो फिर वो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों अलग अलग स्टेट या अलग अलग यूनियन टेरिटरी या एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट हो। मान लिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अब ये मानिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, या एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट। कहने का मतलब अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी हो तो उसको हम सप्लाई मानेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। सेक्शन 3 सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहां पर हमारा यहां बोल रखा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 सप्लाई ऑफ गुड्स। तो 7.1 हमें सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बता रहा है और 7.3 हमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए बता रहा है। और लिखा है कि सेक्शन 12 को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग जगह हो, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो उसे इंटर स्टेट कॉमर्स और ट्रेड बोला जाएगा। सब सेक्शन 5 कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ in the taxable territory known being an intra-state supply and not covered elsewhere in this section। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम ऐसा भी कहते हैं कि जो विद इन द सेम स्टेट नहीं है, बाई चांस कहीं कवर नहीं हो रहा, तो वो भी इंटर स्टेट सप्लाई। तो इसको एनालाइज करते हैं। ये सेक्शन हमें बताता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हमारी इंटर स्टेट सप्लाई कब होगी। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में हम ये देखेंगे सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग जगह हों, और या सप्लाई इन टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई हो रही है, नॉट बीइंग एन इंटर स्टेट सप्लाई एंड नॉट स्पेसिफाइड एनीवेयर। कहीं और नहीं बता रखा, इंटर स्टेट भी नहीं है, इन्होंने इमेजिनरी सिचुएशन ले ली, कोई भी दिक्कत हो जाए, कहीं हम फंस जाए तो भैया विद इन सेम स्टेट नहीं है तो इंटर स्टेट है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? इट प्राइमरी कवर्स टू काइंड ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। Our discussion here will be restricted to supply of goods within India since provision related to import and export are not covered at intermediate level, they have been discussed in final level। तो हम केवल विद इन द इंडिया की बात कर रहे हैं। तो सप्लाई विद इन इंडिया, सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ स्टेट इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। क्या सिचुएशन है?
कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग जगह, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो चाहे वो स्टेट हो। प्लीज नोट दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई हेड विल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 10। ठीक है ना, तो सेक्शन 10 के हिसाब से उसको हम निकाला जाए। तो पंजाब से हरियाणा जा रहा है, पंजाब से दमन एंड दीव जा रहा है, दमन एंड दीव से चंडीगढ़ जा रहा है। तो ये क्या है, पंजाब स्टेट है और हरियाणा भी स्टेट है, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। ठीक है, एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी में जा रहा है ना, यूनियन टेरिटरी से स्टेट में भी जा सकता है। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में कहता है ये कवर होती है दो टाइप की, विद इन इंडिया एंड इम्पोर्ट इंडिया। और हमारा डिस्कशन विद इन इंडिया का है। सप्लाई विद इन इंडिया क्या होगा, ये हमारा सिचुएशन है लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई में अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी मतलब सेम है दोनों। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई सेक्शन 7(5)(c) क्या कहता है, certain supply are treated as supply in the course of interstate supply of commerce and shall equally apply to supply of goods and services। तो ये लिखा है, ये रेजिडुअरी क्लोज है और ये हमें बताती है कि जो और कहीं पे भी कवर नहीं है वो यहाँ पर कवर हो जाए। अब हमारा है सेक्शन 8 IGST एक्ट का, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है। तो ये कहता है सबसेक्शन 1, subject to the provision of section 10, supply of goods where the location of supplier and place of supply are in the same state or union territory, within the same state माना जाएगा। और सेक्शन 12 को अगर हम ध्यान में रखें और लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है। एक्सप्लेनेशन 1, for the purpose of this act where a person has a establishment in state and any other establishment outside state or an establishment in state or union territory and any other establishment registered within, then such establishment shall be treated as a establishment of distinct person। सेक्शन 25 में भी हमने पढ़ा था कि अगर आप अलग अलग सेम पेन में भी अलग अलग होता है तो वो भी हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं। ए पर्सन कैरिंग ऑन ए बिजनेस थ्रू ए ब्रांच और एजेंसी ऑफिस इन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज एन, जहां पर यहाँ लिखा है कि पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है ब्रांच के थ्रू या एजेंसी के थ्रू या एक ऑफिस में इन एनी टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग एन एस्टेब्लिशमेंट इन दैट टेरिटरी। अब इसके बारे में काफी बातें यहाँ बता रखी हैं कि एज ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर नॉट कवर्ड एट द इंटरमीडिएट लेवल, है ना। लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉलोइंग सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया till they cross the custom frontiers, supply of service which are imported in India, supply of goods or service both located in India and place of supply is outside India। तो ये थोड़ी सी उसके बारे में बता रखा है, हमारे कोर्स में नहीं है तो इसके बारे में हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते। तो एनालिसिस अगर हम इसका करें तो व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो सप्लाई हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होगी, सेक्शन 8(1) कहता है गुड सप्लाई कर रहे हैं विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और 8(2) क्या कहता है कि सर्विस सप्लाई कर रहे हैं विद इन द सेम। अब जैसे पंजाब से पंजाब तो क्या है, ये इंटर स्टेट सप्लाई है। लंदन से दिल्ली तो नहीं है, दिल्ली से गुजरात तो नहीं है, पुडुचेरी से पुडुचेरी बिल्कुल है। तो सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। ठीक है। What is establishment of distinct persons? Establishment of same entity shall be considered as establishment of distinct person where a person has establishment in state or union territory and any other establishment outside the state, or establishment
अदर स्टेट, या तो वो दूसरी स्टेट में हो या सेम स्टेट के अंदर हो लेकिन रजिस्ट्रेशन अलग हो, ठीक है ना। एन एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद इन द सेम स्टेट। तो आप या तो दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, या आपके अलग अलग स्टेट में है, एक ही पेन में है तो भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन में आ जाते हैं। Thus, any supply between any of the above establishments shall be treated as a supply between establishment of distinct person. Further, a person carrying on business through a branch or agency in territory will be treated as a establishment in that territory. Supplies in territorial waters. Section 9. Section 9 क्या कहता है? Supply in territorial waters. Notwithstanding anything contained in this act, where the location of supplier is in territorial waters, the location of a supplier, or where the place of supply is in the territorial water, the place of supply shall, for the purpose of the act, be deemed to be in the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located. तो यहाँ बता रखा है कि अगर आप पानी के थ्रू या तो सप्लाई कर रहे हैं या लोकेशन ऑफ सप्लायर की पानी से है या है, तो हम देखेंगे कि पास में कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है सबसे पास में, उसी हिसाब से हम हिसाब लगा सकते हैं। एनालिसिस देखते हैं क्या कहता है। दिस सेक्शन डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन such location is in the water. Before that, let us understand what is the term territorial waters. Territorial waters has not been defined in the GST law. लेकिन अगर हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में लॉ ऑफ सी देखें तो टेरिटोरियल सी एक बेल्ट है कोस्टल वाटर की एक्सटेंडिंग ऑलमोस्ट 12 नॉटिकल माइल्स। ये क्या होता है, पानी में जब हम जैसे किलोमीटर और माइल्स हम सड़क पर देखते हैं, ऐसे पानी में भी देखा जाता है। तो जो हमारी बेस लाइन होती है कोस्टल स्टेट, जो भी स्टेट पास में, उसके किनारे से 12 माइल्स तक का जो एरिया होता है वो टेरिटोरियल सी कहलाता है, वाटर कहलाता है। सेक्शन 3 ऑफ द सबसेक्शन 2 ऑफ द टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर zone established that the limit of territorial water is the line every point of which it is a distant of, मतलब इन्होंने बोल रखा है कि आप 12, एक तरीके से सीधी लैंग्वेज में 12 माइल्स तक का एरिया जो है वो टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, उसी कंट्री का, उसी स्टेट का जिसके पास में वो आ रहा है। तो सेक्शन 9 IGST एक्ट का कहता है कि जहां लोकेशन सप्लायर की टेरिटोरियल वाटर्स में शैल बी डीम्ड लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इन द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो नियरेस्ट पॉइंट में है, जो पास में होगा, ऐसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए देखा जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक बार समराइज कर लेते हैं इस चैप्टर को। हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था सेक्शन 10, जो हमें बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़कर, क्योंकि वो हमारे कोर्स में अभी है नहीं तो हम उस सबको नहीं पढ़ रहे हैं। तो वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन। अगर मूवमेंट हो रही है माल की, तो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो हमारा जो लोकेशन होगा सप्लाई की वो होगी एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रेसिपिएंट। तो अगर हमारा डिलीवरी हो रहा है तो वहां पर जहां टर्मिनेट होगा वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। ये हमने पढ़ा था कि बीच में उसने आगे ट्रांसफर कर दिया और थर्ड पर्सन के पास पहुंच रहा है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन हमने वो देखा था। जैसे ए ने पहले बी को दिया, फिर बी ने आगे सी को बेचा, तो इसे थर्ड पर्सन बोला गया था।
इसका प्रिंसिपल प्लेस की बात हो रही है क्योंकि इसने बीच में ट्रांसफर कर दिया। अब बी और सी का एक अलग उसमें रहता है, ठीक है। वेयर देर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इधर बाय सप्लायर और रेसिपिएंट, जहां मूवमेंट नहीं है तो लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, वो लोकेशन हम सप्लाई मानेंगे। जहां पर गुड्स का असेंबलिंग हुआ है या इंस्टॉलेशन हुआ है साइट पर, तो जहां पर असेंबल या इंस्टॉल हुआ है वो वाली जगह मानी जाएगी। वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, जैसे हमारा आप क्रूज में गए हैं और वहां खाना खा रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा, वहां पर आपने कोई घड़ी खरीदी तो वो क्या माना जाएगा। तो ये प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड, जहां पर वो चढ़ाया गया था माल। और वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइन, इन सबसे नहीं पता लगाया जा सकता है, तो प्रेस्क्राइब मैनर में बताया जाएगा, उस हिसाब से हो जाएगा। सेक्शन 12 था प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद इन इंडिया, जो है वो उसके बारे में बात हो रही है। तो एक नॉर्मल है कि अगर हमारे पास 12 कैटेगरी है, प्लेस ऑफ सप्लाई इसके हिसाब से निकाला जाएगा, बाकी सबके लिए डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा। तो वो 12 चीजें क्या क्या है उसमें, सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी, related services including accommodation in hotel, boat or vessel, तो location at which immovable property or boat is located or intended to be located। और अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो हम देखेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की, क्योंकि रेसिपिएंट की लोकेशन इंडिया में ही है, क्योंकि ये हमारा तभी है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन और रेसिपिएंट दोनों की लोकेशन इंडिया में, तो ही हम सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे। तो अगर हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन रेसिपिएंट की तो इंडिया में ही है, तो लोकेशन रेसिपिएंट की जो है उसे ही हम मान लेते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक से ज्यादा स्टेट में है तो हम प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालते हैं हर एक स्टेट में क्या क्या है। रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट या हेल्थ सर्विसेज है, तो जहां पर सर्विसेज परफॉर्म हुई है वो लोकेशन हम मानते हैं। ट्रेनिंग वगैरह है तो B2B के केस में रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, और B2C में जहां पर सर्विसेज दी गई है। एडमिशन टू इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, जहां पर ये इवेंट हुई है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, तो B2B के केस में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और B2C के केस में जहां पर इवेंट हुई है। अगर इवेंट इंडिया के बाहर हुई है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हम ले लेंगे। अगर इवेंट एक से ज्यादा स्टेट में हुई है, इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो हर एक स्टेट में प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाली जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर, तो B2B के केस में रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, B2C के केस में लोकेशन जहां पर ये गुड्स हैंडेड ओवर हुआ है, और इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, जहां से वो बाहर गया है वहां तक के लिए। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है B2B के केस में लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और B2C में जहां पर पैसेंजर ने हमारी जर्नी स्टार्ट करी कंटिन्यूस जर्नी के लिए, वो वाली प्लेस। सर्विस ऑन बोर्ड जो कन्वेंस के अंदर है तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। बैंकिंग अदर सर्विसेज में अगर लोकेशन रेसिपिएंट की पता है, रिकॉर्ड में है, तो वो लोकेशन नहीं है तो लोकेशन अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन को ही हम ले लेते हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर रिकॉर्ड B2C में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर जो सर्विस ले रहा है। एडवर्टाइजमेंट होता है गवर्नमेंट, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट हमने बहुत बड़ा पढ़ा था ये, तो ये था ईच ऑफ द स्टेट जहां पर एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट हुआ है, और प्रोपोर्शनेट वैल्यू हो जाएगी मल्टीपल स्टेट में, लेकिन हमने काफी बड़ा पढ़ा था इसके बारे में। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है तो सर्विस इन्वॉल्व फिक्स लाइन वगैरह है, तो जहां पर ये आपका लोकेशन है इन सब का। पोस्टपेड अगर है तो जो बिलिंग है एड्रेस रेसिपिएंट का, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर।
प्रीपेड के केस में अगर किसी एजेंट वगैरह के थ्रू कराया तो एजेंट वगैरह का जो भी एड्रेस है, और अगर कोई और पर्सन है तो लोकेशन ऑफ प्री पेमेंट जहां पर मिली है वो लोकेशन हो जाती है। और अगर पेमेंट ऑनलाइन वगैरह हुई है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है सप्लायर की, इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर जो लोकेशन रेसिपिएंट की है वो ले लेंगे। अदर केसेस में हमारा या तो एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नहीं तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। और लीज सर्किट है मोर देन वन स्टेट तो उसे भी प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। प्रोपोर्शनेट करने के लिए अलग अलग मेथड है हमारे पास, जैसे होटल वगैरह में है, अलग अलग स्टेट में है तो नंबर ऑफ नाइट हमने देखी थी होटल वगैरह के केस में, कितनी नाइट किस किस होटल में है उस हिसाब से। और कोई सर्विसेज है और एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो एरिया के रेशो में देख लेंगे। और हाउस बोट वगैरह है तो हम देखेंगे कितना टाइम स्पेंड है एज पर द रिकॉर्ड, जो भी उन्होंने रिकॉर्ड बताया उस पहले से ही प्री डिफाइंड टाइम जो है वो देखेंगे, ना कि एक्चुअल टाइम। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है इवेंट का तो हम ये देख लेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इवेंट का तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू सर्विस हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से लगाएंगे। एडवर्टाइजमेंट के केस में न्यूज़पेपर है तो हम देखेंगे कि कहाँ न्यूज़पेपर कौन कौन से स्टेट में एडिशंस हैं जो आए हैं। प्रिंटेड मटेरियल है तो कितनी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आ रहा है। होर्डिंग्स है तो होर्डिंग कहाँ अवेलेबल है लगाई है। ट्रेन है तो रेलवे ट्रैक का हमने देखा था लेंथ के रेशो में निकाल लेंगे। और बिल है एडवर्टाइजमेंट है ऑन द बैक साइड ऑफ यूटिलिटी बिल तो हम देखेंगे कि अमाउंट पेबल एडवर्टाइजमेंट बिल पर्टेन कंज्यूमिंग हैविंग बिलिंग एड्रेसेस तो कितने कंज्यूमर है उस हिसाब से। रेलवे टिकट है तो हम देखेंगे नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस कितने हैं, है ना। और रेडियो स्टेशंस है तो हम ये देखेंगे कि कितना हमारा रेडियो स्टेशन के हिसाब से कौन कौन से स्टेट में कितनी पेमेंट हो रही है। टेलीविजन है तो व्यूअरशिप के हिसाब से देखा जाएगा, और वो अगर एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड उसमें कई स्टेट एक साथ है तो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे। सिनेमा हॉल है तो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्स या स्क्रीन के हिसाब से देखेंगे। इंटरनेट है तो हम देखेंगे कितने इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर वो भी स्टेट के मिक्स है तो वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे। एसएमएस है तो हम देखेंगे कितने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने एसएमएस मोबाइल के कितने यूजर्स हैं, ना। तो मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोपोर्शनेट वैल्यू सर्विस रिलेटिंग टू इंस्टॉलेशन ऑफ लीज सर्किट वगैरह इन एब्सेंस तो हम देखेंगे कहाँ पर कितनी लीस्ट इंस्टॉलेशन है। प्रोपोर्शनेट वैल्यू सर्विस हम उस हिसाब से नंबर ऑफ पॉइंट के हिसाब से निकालेंगे। जहां पर अलग अलग पॉइंट थे तो हर एक पॉइंट को अलग अलग मानते हुए उसके रेशो में हम निकालते हैं। और जो एक जनरल प्रोविजन था बाय डिफॉल्ट वो क्या था, फॉर द रेस्ट ऑफ सर्विसेज अदर देन स्पेसिफिक गिवन, तो B2B में हम लोग लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन लेते हैं। B2C में हम एड्रेस देखते हैं क्या लोकेशन जो है रेसिपिएंट का एड्रेस आपके रिकॉर्ड में क्या है, और अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज ही हम ले लेते हैं। तो ये पूरा था हमारा प्लेस ऑफ के लिए। और फिर व्हाट इसमें ये नहीं बता रखा कि हमने इंटर स्टेट और इंटर स्टेट भी लिया है। इंटर स्टेट सप्लाई होता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जाता है, और इंट्रा स्टेट होता है जो विद इन द सेम जाता है। सेक्शन 7 पढ़ा, सेक्शन 8 पढ़ा और एक सेक्शन 9 पढ़ा। तो ये टोटल हमारे सारे सेक्शंस थे इसमें। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम नया चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।